दोस्तों, हमने बहुत बार डॉक्टर से सुना होगा कि आयरन डेफिशिएंसी के कारण ये प्रॉब्लम हो गई है या कोई और प्रॉब्लम हो गई है, लेकिन ये कौन सी प्रॉब्लम्स हैं और कैसे हम अपने शरीर में आयरन की मात्रा को पर्याप्त रख सकते हैं, इन्हीं सब बातों पर हम आज चर्चा करेंगे। तो डॉक्टर, जैसा हमने आज का अपना टॉपिक लिया है आयरन डेफिशिएंसी और खास करके हम गर्ल्स के बारे में बात करना चाहेंगे, तो सबसे पहले शुरुआत में हम ये जानना चाहेंगे कि लड़कियों में आयरन का या आयरन डेफिशिएंसी, या पहले हम बात करेंगे आयरन के बारे में ही, आयरन का कितना बड़ा महत्व है? आयरन का लड़कियों नहीं, सभी बच्चों से लेकर जी, इन्फेंट्स से लेकर बुढ़ापे तक आयरन का बहुत इम्पोर्टेंट रोल है जी। क्योंकि आयरन का क्या रोल है मेन कि ये हमारे खून में, जी, आपने सुना होगा कि रेड ब्लड सेल्स जी, खून में होते हैं जिनमें हीमोग्लोबिन एक कंपोनेंट है। ओके। जिसकी वजह से हमारी बॉडी में हर एक सेल में ऑक्सीजन पहुंचती है। जी, हीमोग्लोबिन का ये कार्य है कि वो अपने साथ ऑक्सीजन अटैच करके हर टिश्यू में हर सेल तक ले जाता है। जी, आपको ये पता ही है कि ऑक्सीजन के बिना बॉडी सरवाइव नहीं कर सकती। जी, और हीमोग्लोबिन का ही फंक्शन है कि वो टिश्यूज में से कार्बन डाइऑक्साइड जो कि यूज्ड गैस है उसे लेके वापस आता है और उसे बाहर बॉडी से एक्सक्रीट करने में, एलिमिनेट करने में मदद करता है। ओके। तो हीमोग्लोबिन का एक इम्पॉर्टेंट रोल है। हीमोग्लोबिन में एक कंपोनेंट आयरन है। ओके। आयरन की डेफिशिएंसी से हीमोग्लोबिन की फॉर्मेशन में कमी आती है। जी, तो डेफिनेटली रेड ब्लड सेल्स की फॉर्मेशन में कमी आएगी, जिससे हमारे टिश्यूज में ऑक्सीजन प्रॉपर पर्याप्त मात्रा में नहीं पहुंचेगी। जी, जिसकी वजह से अनेकों प्रॉब्लम्स पैदा होंगी, जो कि कॉमन टायर्डनेस से लेके ग्रोथ रिटार्डेशन तक जी, हो सकती है। ओके। तो आयरन का बहुत इम्पोर्टेंट रोल है हमारी बॉडी में। जी। डॉक्टर, जैसे आपने बताया कि आयरन का कितना बड़ा रोल है हमारी लाइफ में, आई थिंक आपने एक चीज़ और उसमें ऐड किया। आई थिंक हमें वो जानकर बहुत ही एक बहुत इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन हमें मिली। जैसे आपने कहा कि आयरन की डेफिशिएंसी से एचपी या हीमोग्लोबिन जो है वो भी कम हो जाता है। आई थिंक लोगों के मन में ये भी एक डाउट था, आई थिंक वो भी अब क्लियर हो गया होगा। तो लिसनर्स, आयरन जो है वो हमारी बॉडी के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इसी के बारे में हम और भी बातें करेंगे और इसीलिए हम आगे अपना कार्यक्रम आगे बढ़ा रहे हैं। तो डॉक्टर, कितना जरूरी हो जाता है कि अगर आयरन हमारे शरीर के लिए, आपने जैसे बताया कि एचपी पर फर्क पड़ता है, लेकिन और कितना जरूरी हम इसको लेकर चले ताकि लोग आयरन की डेफिशिएंसी उनको कभी ना हो? डेफिनेटली आपने जब देखा कि हर टिश्यू में ऑक्सीजन का पहुंचना आयरन की मदद से ही संभव है। जी, तो हर टिश्यू में जो भी फंक्शन है, भले ही वो फंक्शन डाइजेशन से रिलेटेड है, जी, भले ही वो फंक्शन हमारे ब्रेन के फंक्शन से रिलेटेड है, जी, और भले ही वो लिवर का, किडनी का कोई फंक्शन है, या फिर रिप्रोडक्शन से रिलेटेड कोई फंक्शन है, जी, या बच्चों की मेमोरी से, अटेंशन से रिलेटेड कोई भी लक्षण है, तो ये सब फंक्शंस टिश्यूज में पहुंचने वाली ऑक्सीजन से कहीं ना कहीं रिलेटेड है। ओके। अगर ऑक्सीजन सही तरीके से हर टिश्यू में नहीं पहुंचेगी तो वो हर टिश्यू अपने फंक्शन को करने में पूरी तरह से सक्षम नहीं होगा। जी, तो इसकी वजह से सारे ही फंक्शंस में माल फंक्शनिंग आएगी। ओके। तो ये हर तरीके से हर फंक्शन को अफेक्ट करती है आयरन डेफिशिएंसी। इसीलिए हम कहते हैं कि प्रेग्नेंट लेडीज को हम रिकमेंड करते हैं कि आप कंसीव करने से पहले ही अपना आयरन लेवल नॉर्मल मेंटेन करो, और ड्यूरिंग प्रेगनेंसी भी हम एक्स्ट्रा आयरन सप्लीमेंट्स देते हैं, जी, और ड्यूरिंग लैक्टेशन भी। ओके। और बच्चों में भी अगर अनीमिया के लक्षण हो तो हम आयरन सप्लीमेंट्स रिकमेंड करते हैं, क्योंकि आयरन, आपने ये शायद सुना हो कि अगर बच्चों में आयरन की डेफिशिएंसी है जी, और ये लंबे समय तक चलती है, तो इसे हम आयरन एक स्टेज ऐसी आती है, हम आयरन सप्लीमेंट्स से इसे पूरी भी नहीं कर सकते। ओके। क्योंकि बच्चों और एडल्ट्स में है कि अगर आयरन डेफिशिएंसी है, आप आयरन सप्लीमेंट दोगे तो वो कंपनसेट हो जाएगी। जी, जी, पर बच्चों में एक बार आयरन डेफिशिएंसी अगर क्रॉनिक हो गई जी, तो उसे हम आयरन सप्लीमेंट्स से भी कंपनसेट नहीं कर सकते। ये इतने ग्रोथ प्रॉब्लम्स लेके आती है। ओके। इसीलिए आयरन एक बहुत इंपॉर्टेंट कंपोनेंट है। जी, जी। तो मैम, जैसे आपने बताया कि अगर बच्चे में जैसे वो कमी हो जाती है तो उसको, अगर वो क्रॉनिक हो जाती है तो कितनी ज़्यादा प्रॉब्लम, कितनी बड़ी प्रॉब्लम हो सकती है। तो ऐसे में फिर उसका कोई सोल्यूशन है कि मतलब आप बच्चे की रिक्वायरमेंट किसी न किसी तरीके से पूरी कर सकें, या फिर वो अगर जब वो क्रॉनिक हो गया तो किसी स्टेज फिर हम कोशिश तो यही करते हैं कि डाइट सप्लीमेंट्स से ओके रेगुलर मेंटेन करें आयरन की सप्लाई। जी, पर फिर भी एक बार जो मेजर लॉस हो गया जी, तो उसकी आपको पता ही
है कि ग्रोथ किन ईयर्स में होती है ज़्यादा, जी। और अगर वो ग्रोथ नहीं होती उतनी एज तक जी। तो फिर उसे रिकवर करना पॉसिबल नहीं है। जी, उसके रिपरकशंस तो सारी उम्र झेलने पड़ते हैं। जी, एक वो पर्टिकुलर एज होती है जिसमें सबसे ज्यादा रिक्वायरमेंट होती है और वो पूरी करनी चाहिए। डेफिनेटली बच्चों की मेमोरी से रिलेटेड, बच्चों के बहुत important ब्रेन की डेवलपमेंट से रिलेटेड है, और उनके बाकी उनकी बोन ग्रोथ के लिए भी, मतलब आयरन तो एक बहुत इंपॉर्टेंट कंपोनेंट है जिसे हम निगलेक्ट नहीं कर सकते। जी डॉक्टर, एक चीज़ आपने और अभी जैसे आपने बताया कि जो प्रेग्नेंट लेडीज होती हैं उनको आप सप्लीमेंट्स भी देते हैं, आयरन के लिए आप उनको इन्फॉर्मेशन देते हैं कि आपने अपना पूरा सप्लीमेंट रखना है, तो क्या कुछ डॉक्टर ऐसी भी चीज़ है, मान लीजिए जो नॉर्मल इंसान है और जो प्रेग्नेंट लेडी है उनको इक्वल आयरन सप्लीमेंट जाते हैं या प्रेग्नेंट लेडीज को हमको ज्यादा सप्लीमेंट देना चाहिए? डेफिनेटली अगर डिफरेंस तो है, क्योंकि प्रेग्नेंट लेडीज में आयरन की रिक्वायरमेंट ज्यादा है, क्योंकि वो बेबी भी कैरी करती है, बीटस भी कैरी करती है। तो अगर नॉन मेंस्ट्रुएटिंग वुमेन में या आदमियों में हमें 10 मिलीग्राम आयरन पर डे हम लोग रिकमेंड करते हैं, और जो लेडीज में मेंस्ट्रुएशन आ रहा है उन्हें हम 15 मिलीग्राम पर डे रिकमेंड करते हैं, और प्रेग्नेंट लेडी में हम 30 मिलीग्राम पर डे रिकमेंड करते हैं। इतना ज्यादा डिफरेंस है, इतनी रिक्वायरमेंट है। बाकी बच्चों से लेके एडल्ट तक ये वेरी करता है रिक्वायरमेंट। ओके डॉक्टर, अगर बात करें सिम्टम्स की, तो सिम्टम्स हमें कैसे पता चल सकते हैं कि इस इंसान में आयरन की डेफिशिएंसी है या ये इस प्रॉब्लम से ग्रसित है? अगर तो आयरन डेफिशिएंसी स्लोली डेवलप करती है, तो अलग सिम्टम्स होते हैं, जैसे वो जल्दी से उसके लक्षण दिखते नहीं है। जी। लेटर स्टेज में तो पैलर आ जाता है, यानी पीलापन चेहरे पे आ जाता है, पेलनेस आ जाती है, पर शुरुआत में ये कंप्लेंट होती है कि थोड़ा सा एक्सर्शन करने से थक जाना। थोड़ी लेजीनेस आना, स्लीपीनेस आना, और सांस चढ़ने लगना, ब्रेथलेसनेस होना, ये लक्षण होते हैं। और थोड़ा चिड़चिड़ापन आ जाना। आप लोगों ने टीनेज गर्ल्स में देखा होगा कि इस 12-13 साल की उम्र के बाद थोड़ी चिड़चिड़ापन सा आ जाता है। वो उसका एक कारण आयरन डेफिशिएंसी अनीमिया भी है। तो बाकी और लक्षण, जैसे अगर यही डेफिशिएंसी बहुत जल्दी आती है तो उसमें कंफ्यूजन आना, थोड़ा कानों में आवाज़ें सी सुनने, जैसे आप टेनाइटस का नाम देते हैं, कई लोग कहते हैं हमारे कानों में थोड़ी आवाज़ें घूं घूं की या शां शां की, या ऐसी आवाज़ें भी, या टस टस पल्सेशन सी आने लगती है, और या फिर बहुत प्यास लगना। ऐसे एक्यूट अगर डेफिशिएंसी आती है तो ऐसे लक्षण भी आते हैं। अगर नॉर्मल लाइफ से थोड़ा हटके अगर कोई भी प्रॉब्लम, हाँ, अगर सडनली ब्लड, क्योंकि आयरन डेफिशिएंसी के कई कारण हो सकते हैं। एक तो है कि हमारी डाइट में आयरन की कमी है, हमें प्रॉपर आयरन फिल्ड न्यूट्रिशन नहीं मिल रहा। दूसरा है कि हम डाइट तो ठीक ले रहे हैं, पर बॉडी में उसका एब्जॉर्प्शन ठीक नहीं हो रहा, किसी ना किसी वजह से। तीसरा के डाइट वगैरह सब नॉर्मल है, पर हमारा ब्लड लॉस ज़्यादा हो रहा है किसी ना किसी कारण से, आइदर लड़कियों में मेंस्ट्रुएशन में, या फिर किसी को गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ब्लीडिंग हो रही है किसी ना किसी कारण से, कोई अल्सर है, कोई पाइल्स है, तो या फिर कैंसर्स हैं। तो ये कुछ कारण है जो कि, या फिर आम जो कारण इंडिया में देखा या डेवलपिंग कंट्रीज में देखा गया है, पैरासिटिक इन्फेस्टेशन। आपने वर्म्स का नाम सुना होगा, बच्चों में मेनली वर्म्स इन्फेस्टेशन कारण है इस डेफिशिएंसी का, अनीमिया का, आयरन डेफिशिएंसी अनीमिया का। जैसे हुक वर्म इन्फेस्टेशन सुना होगा आपने, हाँ, मलेरिया, ऐसे ही और कई पैरासिटिक इन्फेस्टेशन है जिनकी वजह से आयरन डेफिशिएंसी अनीमिया हो जाता है। तो इनके लक्षण में ये स्लोली डेवलपिंग होता है। तो ये होते हैं, इसमें थोड़ा मेमोरी पे भी इफेक्ट आता है, थोड़ा फॉरगेटफुलनेस आती है, कॉन्स्टिपेशन हो जाती है, स्लीपीनेस आ जाती है, वही लेटर ऑन फिर पैलर आ जाता है। कई लोगों के बार बार मुंह में छाले होते हैं, आपने देखा होगा, हाँ, वो आयरन डेफिशिएंसी से जीभ में थोड़ी इन्फेक्शन हो जाती है, या जीभ में स्वेलिंग इन्फ्लेमेशन हो जाती है, मुंह में छाले पड़ते हैं। कई बच्चों के आपने देखा होगा कि कॉर्नर्स, माउथ के कॉर्नर्स कट जाते हैं। वो भी एक आयरन डेफिशिएंसी का
एक साइन है। जी जी। तो ऐसे अनेकों साइंस एंड सिम्टम्स हैं जो आयरन डेफिशिएंसी को शो करते हैं। ओके ओके डॉक्टर। तो लिसनर्स देखिए, जैसे अभी डॉक्टर मंजूश्री ने बताया कि इसके क्या क्या कारण हो सकते हैं, जैसे साइड से बहुत इंपॉर्टेंट बात है, आई थिंक ये किसी को भी, ये एक नॉर्मल इंसान को ये बातें नहीं पता होती हैं कि आपके होठ साइड से कट जाना ये भी एक सिम्टम है। आप अगर आपको ऐसा लगता है तो आपको उस वक्त देरी नहीं करनी चाहिए और तुरंत डॉक्टर को दिखाना चाहिए। और भी मैं खास करके पेरेंट्स को भी हम यही कहना चाहेंगे, अगर आपको लगता है आपके बच्चे को या वो चिड़चिड़ा हो गया है या ज्यादा सो रहा है या और कोई ऐसी नॉर्मल बिहेवियर से कुछ हटकर अगर उसका बिहेवियर लगता है तो आपको डेफिनेटली डॉक्टर को दिखाना चाहिए, क्योंकि कहीं ना कहीं कोई भी प्रॉब्लम जब होती है उसका कहीं ना कहीं से शुरुआत होता है और शुरुआत के लिए हम बहुत सारी चीजें चेक करते हैं। तो कहीं ना कहीं ऐसा ना हो कि आपके बच्चे को आयरन की डेफिशिएंसी हो, उसको पूरा करने के लिए डेफिनेटली आपको डॉक्टर को ही दिखाना होगा। एक अन्य सिम्टम मैं बताना चाहूंगी जो कि लोग समझते हैं कि शायद ये कैल्शियम डेफिशिएंसी से है। बच्चे मिट्टी खाते हैं या फिर कागज खाते हैं या अनयूजुअल ईटिंग हैबिट्स हैं। कुछ बच्चे बहुत बर्फ खाते हैं, क्रेविंग होती है उनको बर्फ की। तो ये अनयूजुअल जो फूड क्रेविंग्स हैं ये भी आयरन डेफिशिएंसी का एक साइन है। तो उनको आयरन सप्लीमेंट्स रिकमेंड करते हैं हम लोग, ताकि उनकी ये क्रेविंग्स, जिससे हम पाइका, मेडिकल टर्म में हम उसे पाइका नाम देते हैं, जो अनयूजुअल फूड क्रेविंग्स होती है। कुछ आपने देखा ही होगा, बच्चे कोई चूना खाता है, कोई दीवार चाट रहा है, कोई, तो ये सब आयरन डेफिशिएंसी के साइन है। डॉक्टर ये बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है जो आपने बताई। आई थिंक ये हम नॉर्मल लाइफ में हमें लगता है कि चलो बच्चा छोटा है छोड़ देगा बाद में जब बड़ा होगा, लेकिन आई थिंक बर्फ खाना है और ये जो चीजें आपने बताई, आई थिंक दे आर वेरी इंपॉर्टेंट। तो लिसनर्स देखिए, ये बातें बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है और कहीं ना कहीं से जब इसकी शुरुआत होती है तो आपको इन बातों पर ध्यान देने की बहुत ज्यादा जरूरत है, क्योंकि धीरे धीरे करके वो जब आयरन डेफिशिएंसी बढ़ती जाएगी, जब वो बड़े होंगे तो उनको और भी प्रॉब्लम्स होती जाएगी, और जो गर्ल्स हैं डेफिनेटली उनको आगे जाके बहुत ज्यादा आयरन की जरूरत होती है। तो ऐसे में हम गर्ल्स को यही कहना चाहेंगे कि आप अपनी सेहत का ध्यान रखिएगा। अगर मान लीजिए डॉक्टर हमें एक बैलेंस डाइट लेनी है, आयरन डेफिशिएंसी अगर हमें है और हम चाहेंगे कि अगर ना भी हो ये प्रॉब्लम, तो ऐसे में कोई बैलेंस डाइट या कुछ ऐसे सप्लीमेंट्स जो हमें लेने चाहिए। आयरन सप्लीमेंट्स के इन एडिशन टू आयरन सप्लीमेंट्स, अगर किसी को आयरन डेफिशिएंसी अनीमिया है तो हम मेडिकली रिकमेंड करते हैं कि वो नेचुरल फूड्स जो आयरन रिच है वो ले। आयरन सप्लीमेंट्स का रोल थोड़ा कंट्रोवर्शियल है, फिर भी जहाँ ज़रूरत है हम पेशेंट में जो कि बहुत सिवियर अनीमिक होते हैं उनको रिकमेंड करते हैं। डॉक्टर्स की सलाह से ही लेना चाहिए, डॉक्टर की सलाह से ही आयरन सप्लीमेंट लेना चाहिए, अदरवाइज ये नुकसानदायक भी हो सकता है। तो आयरन रिच फूड हैं, जैसे हम दो कैटेगरी में आयरन रिच फूड को डिवाइड करते हैं, एक हीम फूड्स हैं, एक नॉन हीम फूड्स हैं। हीम फूड्स मीन्स जो एनिमल सोर्स से आते हैं, और नॉन हीम फूड्स हैं जो वेजिटेबल सोर्स से आते हैं। तो ये देखा गया है कि जो हीम फूड्स हैं वो ज़्यादा जल्दी आयरन डेफिशिएंसी को कंप्लीट करते हैं, उसे ठीक करते हैं जी, एज कम्पेयर टू जो वेजिटेबल सोर्स से आते हैं जी। तो हीम फूड्स में जैसे बीफ है जी, सुनने में ये अच्छे नहीं लगते हैं जी, पर ये किसी पेशेंट के लिए यहाँ ये बेटर सोर्स ऑफ आयरन है। तो बीफ है, लैम्ब है, फिश, डिफरेंट टाइप ऑफ फिश हैं जी, या फिर जैसे फिश की भी कई वैरायटीज हैं जी, कटल फिश है ना, मुसेली, ऐसे इस तरह की फिश हैं। बाकी जो वेजिटेबल सोर्सेज हैं जैसे नट्स हैं, कई तरह के सीड्स जी, स्पेशली आपने सुना होगा फ्लैक्स सीड्स, हाँ जी जी, या आपने सुना होगा सनफ्लावर सीड्स जी, अलसी जिसको बोलते हैं फ्लैक्स सीड्स, अलसी को फ्लैक्स सीड बोलते हैं, ऐसे तिल, सीसम सीड, ये भी बहुत अच्छा सोर्स ऑफ आयरन है जी। सनफ्लावर सीड्स, और कुछ सी फूड्स जो एनिमल फूड्स में है जैसे ऑयस्टर्स हैं, ये बहुत अच्छा सोर्स ऑफ आयरन है जी। और ऑक्टोपस, कटल फिश, ये सब हीम टाइप्स हैं। नट्स जैसे कैश्यूज हैं जी, जैसे पीनट्स हैं, जैसे आलमंड्स हैं, हेजलनट हैं जी, ये सब अच्छे सोर्स ऑफ आयरन हैं। और बाकी हमारे सीरियल्स में आते हैं होल ग्रेन सीरियल्स जी, उनका सीरियल ब्रांड है, ये बहुत अच्छा सोर्स ऑफ आयरन है। और पल्सेस, स्पेशली सोयाबीन, बीन्स जी जी, जैसे किडनी बीन्स, राजमा भी अच्छा सोर्स ऑफ आयरन है जी। ऐसे ही ब्लैक बीन्स, चिक पीज, लेंटिल्स, और हमारे ब्रैन और सीरियल्स जैसे ओटमी जी जी, जैसे बाजरा हम लोग रिकमेंड करते हैं जी। ऐसे ही हम लोग दलिया रिकमेंड करते हैं। आपने सुना होगा कुट्टू का आटा जिसे बकवीट बोलते हैं, जिसको हम आई थिंक डॉक्टर नवरात्रों में इस्तेमाल करते हैं, वो बहुत अच्छा सोर्स ऑफ आयरन है जी। ऐसे ही डार्क
ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स, जो तो सबको ही पता है कि स्पिनच है जी, अच्छा सोर्स ऑफ आयरन है। बाकी और वेजिटेबल्स भी जो डार्क ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स है, जैसे आपने टर्निप्स, शलगम सुना होगा, जी जी अच्छा सोर्स ऑफ इनकी लीव्स हैं, बहुत अच्छा सोर्स ऑफ आयरन है। ओके ऐसे बीट रूट, ओके चुकंदर, चकुंदर, हाँ जी वो भी अच्छा सोर्स ऑफ आयरन है। और टोफू जो सोयाबीन से बनता है, जी जी वो अच्छा सोर्स ऑफ आयरन है। इसी तरह डार्क चॉकलेट, कोकोआ प्रोडक्ट्स, ये सब अच्छे आयरन के सोर्सेज ऑफ, तो हम मिला के लेने से एक प्रॉपर डाइट बनती है। सबसे इम्पोर्टेंट इसमें ये बात है कि जो आयरन रिच फूड्स हैं उन्हें कभी भी कैल्शियम रिच फूड्स के साथ नहीं लेना चाहिए, जैसे दूध के साथ नहीं लेना चाहिए, ओके दही के साथ नहीं लेना चाहिए, क्योंकि इनकी एब्जॉर्प्शन में कहीं ना कहीं हिंड्रेंस आती है। ओके आयरन रिच फूड्स को हमेशा विटामिन सी रिच फूड्स के साथ रिकमेंड किया जाता है, उससे उनकी एब्जॉर्प्शन इम्प्रूव करती है। जैसे सिट्रस फ्रूट, जी जी हम लोग रिकमेंड करते हैं कि आयरन डाइट आप ले रहे हो तो साथ में आप नींबू पानी ले लो, सिट्रस फ्रूट ले लो या जूसेस ले लो, जी तो अच्छी एब्जॉर्प्शन होती है। जी आई थिंक डॉक्टर आपने एक बहुत ही अहम और बहुत इंपॉर्टेंट बात बताई कि आपने विटामिन सी ले सकते हैं आप आयरन के साथ। जो आपने डाइट बताई, आई थिंक हमारे जितने भी लिसनर्स हैं वो ये डाइट सुन के आई थिंक वो कोशिश तो ज़रूर करेंगे फॉलो करने के। डॉक्टर लिसनर्स, हम भी यही आपसे अपील करना चाहेंगे, अगर आपको स्वस्थ रहना है, सेहतमंद रहना है, तो आप ये डाइट ज़रूर फॉलो कीजिएगा और कोशिश कीजिएगा कि आप नेचुरल प्रोडक्ट्स की तरफ ज़्यादा जाएं। अगर आपको सप्लीमेंट्स लेना ही है तो आपको उससे पहले डॉक्टर की सलाह लेनी बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। तो डॉक्टर आज का शो के लिए हम यही विराम देना चाहेंगे, लेकिन जाते जाते हमारे सभी लिसनर्स के लिए क्या संदेश देना चाहेंगे कि वो एक प्रॉपर डाइट फॉलो करें? वही बात है कि जैसा मैंने डाइट प्रोडक्ट बताए हैं जी, कि आप हमेशा आयरन रिच जो फूड है अलॉन्ग विद विटामिन सी रिच फूड के साथ लें। और जो अगर डॉक्टर आपको आयरन सप्लीमेंट रिकमेंड करता है जी, तो आप कैल्शियम सप्लीमेंट और आयरन सप्लीमेंट एक साथ ना लें जी, आप कम से कम 2-3 घंटे का गैप रखें आयरन सप्लीमेंट में और कैल्शियम सप्लीमेंट में। और जो लोग नॉन वेजिटेरियन हैं जी, वो हीम सोर्स से यानी एनिमल सोर्स से आयरन रिच फूड का ज़्यादा इस्तेमाल करें, जो कि जल्दी आयरन डेफिशिएंसी को कम्बैट करता है। और अगर आप लोग ब्रेड्स चूज़ करते हैं या आप ओट मील्स या ऐसे कुछ ब्रांडेड प्रोडक्ट्स यूज़ करते हैं तो जिन पे लिखा होता है फोर्टिफाइड विद आयरन, जी, आप उनको, या फिर लिखा होता है एनरिच्ड, ऐसे लेबल दो लिखे होते हैं, आइदर एनरिच्ड या फोर्टिफाइड विद आयरन, तो आप प्लेन से वो ज़्यादा प्रेफर करें ताकि, क्योंकि वो ज़्यादा आयरन की डिमांड को पूरा करते हैं। बाकी मैं यही रिकमेंड करूँगी कि आप नेचुरल सोर्स फॉर आयरन पे ज़्यादा रिलाई करें, ना कि आयरन सप्लीमेंट्स पे। और इवन बिफोर कंसेप्शन अपना आयरन का ध्यान रखें ताकि आपकी आने वाली जनरेशन में भी आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया ना हो और उसकी प्रॉपर डेवलपमेंट हो। जी, तो थैंक यू सो मच डॉक्टर कि आज आप हमारे स्टूडियो में आए और आपने इतने अहम विषय पर, जो बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है आयरन डेफिशिएंसी, इसके ऊपर आपने चर्चा की। उसके लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। धन्यवाद।